हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स के पहले चैप्टर की एक मस्त सी पहली डेरिवेशन जो हमारे बोर्ड्स में आ सकती है। ठीक है, तो उस डेरिवेशन का नाम है हमारा कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस। देखो, हम इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारा एक चार्ज हो गया जिसका नाम है Q1 और एक चार्ज हो गया हमारा Q2। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। अब इन दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या मान लेता हूं? R मान लेता हूं। ठीक है, आप किसी भी अल्फाबेट्स को ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ओके, अब देखो, जो हमारा फोर्स होता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? जो हमारा फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 और Q2 के, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं। क्लियर? दूसरे में क्या बोलते हैं कि जो हमारा फोर्स होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब किसकी डिस्टेंस? इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है कौन? फोर्स। ओके, इसको मैं मान लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को कंबाइन करूंगा, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? R का स्क्वायर आता है। क्लियर? अब देखिए, हमारा एक रूल होता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? इक्वल टू लगाएंगे। लेकिन इक्वल टू लगाने के बाद हमने एक कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, तो उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? के बोलेंगे। मतलब इसमें हम के रखेंगे। क्लियर? अलग अलग जगह पे अलग अलग कांस्टेंट रखे जाते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू के आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q1 और Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? R का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है कौन? के। ओके, अब जो हमारी जो के की वैल्यू होती है, वैल्यू इज मीडियम डिपेंडेंट। ये क्या होती है? जो के की वैल्यू होती है वो मीडियम डिपेंडेंट होती है। ओके, ठीक है, अब देखिए F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ओके, अब हमने क्या निकालनी है? एसआई यूनिट निकालेंगे किसकी? के की। ठीक है, कांस्टेंट जो हमारा के है उसकी हम क्या निकालेंगे? एसआई यूनिट निकालेंगे। तो के इक्वल टू, यहां पे लिख लेना एसआई यूनिट ऑफ के। तो के इक्वल टू क्या होगा? ये इधर जाएगा, इक्वल टू के इस साइड जाएगा, तो ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाता है। तो एफ मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? Q1 और Q2। क्लियर? ठीक है, तो के इक्वल टू फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन, हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। लेकिन यहां क्या है? आर का स्क्वायर है तो मीटर का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? तुमने इस चैप्टर में पढ़ा होगा। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। ठीक है, तो Q1 की भी कूलम्ब होगी, Q2 की भी क्या हो जाएगी? कूलम्ब हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? न्यूटन मल्टीप्लाई में मीटर का स्क्वायर अपॉन में ये C और C के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा? ये C स्क्वायर, मतलब कूलम्ब का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, एक एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? रूल होता है, जब हम किसी भी चीज को हम डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर में क्या हो जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, निगेटिव साइन आ जाता है। क्लियर? ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब का क्या हो जाएगा? इनवर्स स्क्वायर। इतना आया समझ में? ठीक है ना? ओके, ठीक है, अब देखो, also for free space। ठीक है, मतलब जो k की वैल्यू होगी हमारे फ्री स्पेस पे कितनी होती है? ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। क्लियर है ना? ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी होती है? 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 होती है, और उसके पीछे क्या लगा दोगे तुम? एसआई यूनिट लगा दोगे किसकी? k की। ओके, अब k की एक और वैल्यू होती है। ठीक है, k की एक और वैल्यू कौन सी होती है? देखो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर?
के की जो दूसरी वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/4πε0। इसको हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अब देखो के की जो एसआई यूनिट थी ना इसका क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या था न्यूटन, यहाँ पे प्लस का 1 था लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस का 1 रखेंगे। और मीटर का क्या था पॉजिटिव का 2 था तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे निगेटिव का 2 रखेंगे। और गुलाम के ऊपर हमारे निगेटिव का क्या था स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या होती है इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्या होती है नेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये क्या होती है नेचर डिपेंडेंट होती है किसकी मीडियम की। ओके ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा क्या इसका मॉडिफाइड वर्जन इसका कूलम्ब्स लॉ का। देखो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा R का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छी लगी होगी और इसको अच्छे से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थैंक यू।